18 साल की उम्र में मैंने सु वानचिंग को 520 रुपए उधार दिए थे। उसने कहा था, लीनियन, जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो तुम्हें 5.2 मिलियन वापस करूंगी। 6 साल बाद वो सच में फेमस हो गई और फिर भी मुझसे पैसे मांग रही थी। लव स्ट्रक होने के कारण मैंने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे ऑल इन कर दिए। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, लीनियन, मुझे सारे पैसे दे दिए, तुम्हारी वाइफ गुस्सा नहीं करेगी क्या? फोन कटने के बाद मुझे उसका 5.2 मिलियन का ट्रांसफर मिला। जब मुझे वो मैसेज मिला तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैसेज बहुत सिंपल था। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कार्ड नंबर 622XX। ये मैसेज ए दुनिया की सबसे खूबसूरत सु वानचेंग की तरफ से था। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर कार्ड के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, टोटल 32626 रुपीज। मैंने सोचा शायद सु वानचेंग के पास सच में पैसे नहीं बचे होंगे, वरना वो मुझे कांटेक्ट क्यों करती? क्या वो बैंकरप्ट हो गई है? क्या उसे बैन कर दिया गया है? या फिर वो किडनैप हो गई है? मेरे दिमाग में अचानक से कई सारे ख्याल आने लगे। कुछ सेकंड्स बाद मेरे फोन पर ए दुनिया की सबसे खूबसूरत सु वानचेंग का कॉल आया और मैं अचानक से नर्वस हो गया। ग्रेजुएशन के बाद से मेरा सु वानचेंग से कोई कांटेक्ट नहीं था। 7 साल बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मूड या किस टोन में उसका कॉल उठाऊं। फोन की रिंग लगातार बज रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। एंटी फ्रॉड सेंटर आपको चेतावनी देता है कि फ्रॉड के तरीके हर दिन बदल रहे हैं। अपनी सेफ्टी के लिए 3 ना और 1 हाँ का प्रिंसिपल याद रखें। अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, अनजान कॉल पर भरोसा ना करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। पैसे ट्रांसफर करने से पहले हमेशा वेरीफाई करें। क्या मेरे साथ फ्रॉड हो गया है? मेरी खून पसीने की कमाई? तभी आवाज आई, सर क्या आपने इसे याद कर लिया? मैं एक पल के लिए सुन रह गया और बोला, हाँ याद कर लिया। फिर आवाज आई, तो प्लीज इसे एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं अचानक सब भूल गया, बहुत ऑकवर्ड हो गया था। मुझे ये पूरी कहानी रटनी क्यों पड़ रही है? तभी फोन की दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसकी टोन में थोड़ी लाचारी थी। लीनियन, इतने सालों बाद भी तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? स्वानचेंग की मीठी आवाज स्पीकर से आ रही थी। मैं अचानक इतना घबरा गया और नर्वस हो गया कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए, तुम्हारी वाइफ को पता चला तो वो गुस्सा तो नहीं करेगी ना? स्वानचेंग ने मुझे चिढ़ाते हुए हंसकर कहा। मैं निशब्द हो गया और बोला, तो फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। वो धीरे से हंसी और बोली, हम अभी एक शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। उसकी साफ आवाज फिर से फोन से आई और उसने आगे कहा, याद से एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड कर लेना। मेरा चेहरा शर्म से और लाल हो गया और कॉल कट हो गया। मैं कुछ और सोच पाता उससे पहले ही मुझे एक ट्रांसफर नोटिफिकेशन मिला। स्वानचेंग ने तुम्हें 5.2 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। मैं उन जीरोस की लंबी लाइन को देखता रह गया। मेरी आंखें चौंधिया गई। मैंने अपनी आंखें मली, उन्हें फिर से गिना और खुद को चुटकी काटी। बहुत दर्द हुआ। मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। 5.2 मिलियन! क्या स्वानचेंग ने खुद ही एंटी फ्रॉड ऐप इंस्टॉल कर लिया है? मुझे 7 साल पहले की वो दरमियां याद आ गई जब मैंने स्वानचेंग को 520 रुपीज उधार दिए थे और उसने कहा था कि जब वो फेमस हो जाएगी तो मुझे 5.2 मिलियन वापस करेगी। मुझे लगा था कि वो बस एक मजाक था। 5.2 मिलियन उसके लिए शायद बहुत छोटी रकम हो, लेकिन मेरे जैसे इंसान जिसकी सैलरी 5500 है और जिसकी जिंदगी कॉफी से भी ज्यादा कड़वी है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये बहुत बड़ी रकम अचानक से मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक मैसेज किया। उसने मुझे तुरंत कॉल किया और उसकी आवाज में बहुत एक्साइटमेंट थी। तो वो बेवकूफ तुम ही थे। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम सु वानक्विंग को जानते हो? मैंने पूछा, कौन सा बेवकूफ? मेरे दोस्त ने मुझे वीबो की एक ट्रेंडिंग पोस्ट शेयर की जिसका टाइटल था, सु वानक्विंग पैसे उधार ले रही है। मैंने लाइव स्ट्रीम का रीप्ले ओपन किया। असल में प्रोडक्शन टीम ने सु वानक्विंग और कुछ और गेस्ट्स को एंटी फ्रॉड अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए बुलाया था। बीच में गेम सेगमेंट था जहां टीम ने गेस्ट्स को स्कैमर बनने के लिए कहा। उन्हें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर मैसेज करके पैसे मांगने थे। सु वानक्विंग ने सीधी टाइप किया, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कार्ड नंबर 622XX। बाकी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अगर कोई इस पर यकीन कर ले तो वो पक्का कोई बेवकूफी होगा। इसके बाद सु वानक्विंग ने वो मैसेज अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के सबसे पहले नंबर को भेज दिया जिसे ए बेवकूफ के नाम से सेव किया गया था। और फिर वो मैसेज मुझे मिल गया और मैंने अपना सारा पैसा ऑल इन कर दिया। ये देखकर वहां सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब हंस रहे थे कि ये तो सच में बेवकूफ है। किसी ने ताना मारा, उसने तुम्हें सिर्फ 30,000 दिए हैं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी कुछ खास नहीं है। उन सब में सिर्फ सु वानक्विंग की आंखें नम हो गई थी और उसने धीरे से कहा, इतने सालों बाद भी ये इतना बेवकूफ कैसे है? और उसके बाद ही मुझे एंटी फ्रॉड अवेयरनेस बढ़ाने वाला वो कॉल आया था। मैंने कमेंट सेक्शन के कुछ टॉप कमेंट्स ओपन किए। ये लियन न्यान कौन है? ये मेरी गॉडेस की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर है और ये निकनेम तो बहुत ही खास लग रहा है। इसमें प्यार और थोड़ी लाचारी दिख रही है। और क्या ये सच में इस दोस्त की सारी सेविंग्स हैं? ये लियन न्यान पक्का मेरी गॉडेस को पसंद करता है, वरना कोई इतने सस्ते स्कैम में कैसे फंस सकता है? सिर्फ अपने क्रश के सामने ही इंसान का आईक्यू इतना गिर जाता है। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा नाम सु वानक्विंग की गॉसिप न्यूज में आएगा।
जबकि हम दोनों सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट्स थे। स्कूल के दिनों में वो फर्स्ट रो में बैठती थी और मैं लास्ट रो में। हम क्लासरूम के एकदम ऑपोजिट कॉर्नर्स में बैठते थे, जो सबसे दूर की पोजीशन थी। वो इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी और जब भी वो होमवर्क कलेक्ट करने आती थी, मैं अक्सर लास्ट रो के बैक बेंचर्स के साथ मस्ती कर रहा होता था। उसने मुझसे जो बात सबसे ज्यादा बार कही थी वो थी, अपना होमवर्क दो। मैं हमेशा आलस में हाथ हिलाकर कह देता था कि मैंने नहीं किया। वो लाल चेहरे के साथ मुझे जल्दी लिखने के लिए कहती थी और मैं हमेशा मुस्कुराकर उसे देखता, अपना सिर उठाता और कहता, अपना मुझे कॉपी करने के लिए दे दो। उस वक्त वो हमेशा शर्मा जाती थी और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो बस अपना सिर नीचे करके अपनी नोटबुक मेरी तरफ फेंकती और चली जाती। उसके जाने के बाद पीछे से क्लास के लड़के उसे चढ़ाते थे, अरे ओए, हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ब्लशिंग क्यों कर रही है? क्या तुम हमारे लियान नैन भाई को पसंद करती हो? मैं हमेशा चिढ़कर उन्हें भगा देता था, दफा हो जाओ, बकवास मत करो। मुझे नहीं पता कि सू वान क्विंग ने उस समय मेरा नंबर ए बेवकूफ के नाम से क्यों सेव किया था। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि सू वान क्विंग ने कॉल कट करने के बाद मुझे 5.2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और अब मैं उन्हें वापस ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं। मैंने हिचकिचाते हुए सारी बात अपने दोस्त को बताई और पूछा, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे दोस्त की तेज आवाज फोन से आई, तो फिर जल्दी से अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस के गंजे सिर पर मारो। अब तुम अमीर बन गए हो, अब उस बेकार सी जॉब के लिए कौन परेशान होगा? दोस्त के अमीर होने के बाद मुझे भूल मत जाना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने अपना सिर खुजलाया। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर सू वॉन्ग चिंग का कॉल आया। मैंने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। लियान, क्या आज तुम्हारे पास मिलने का टाइम है? काम के बाद मिले। मैंने सोचा ये भी ठीक है, कम से कम मैं उसके वो अचानक आए पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। फिर उसने मुझे एक एड्रेस भेजा जो एक बहुत ही हाई एंड प्राइवेट रेस्टोरेंट था। कॉल कट होने के बाद मैं एकदम ख्यालों में खो गया। हालांकि ये एक पुराने क्लासमेट के साथ मीटिंग थी, लेकिन आखिरकार वो अब एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऑनलाइन डेट से पहली बार मिलने जा रहा हूँ। हर एक सेकंड एक साल के बराबर लग रहा था। टाइम पास करने के लिए मैंने अपने दोस्त को सू वॉन्ग चिंग से मिलने के बारे में बता दिया। उसने कहा, जल्दी बताओ, क्या तुम दोनों के बीच पहले से कोई चक्कर था? मैंने कहा, सच में ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट्स थे। मैंने तो बस उसे 520 रुपए उधार दिए थे। लियान, तुम सच में एक लव स्ट्रक बेवकूफ हो। तुमने उसे पैसे उधार दिए और आज जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो तुमने अपनी सारी सेविंग्स ऑल इन कर दी और तुम कहते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ये बात तो भूतों को भी हजम नहीं होगी। जो भी हो, मेरे लिए उसका एक ऑटोग्राफ लेते आना, वो मेरी आइडल है। अगर कोई पूछे कि क्या मैं उस वक्त सू वॉन्ग चिंग को पसंद करता था, तो शायद हाँ। क्लास के बहुत सारे लड़के सू वॉन्ग चिंग को पसंद करते थे। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसका नेचर बहुत चीयरफुल था और वो गिटार भी बजाती थी। वो बहुत अच्छा गाती भी थी। स्कूल के दिनों में वैसी लड़कियां नेचुरली बहुत पॉपुलर होती हैं। उसकी डेस्क हमेशा रंग बिरंगे लव लेटर्स से भरी रहती थी। लेकिन सू वॉन्ग चिंग के लिए मेरा प्यार बस एक साइलेंट सीक्रेट क्रश था। उस वक्त मैं बहुत ही एवरेज सा लड़का था। मेरे चेहरे पर पिंपल्स थे, मेरा हेयर कट बहुत पुराने स्टाइल का था और मैं बस एक छोटे शहर का इंट्रोवर्ट लड़का था। जब भी मैं उसे प्लेग्राउंड में देखता था तो मैं सिर उठाकर उसे हेलो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। तो आई लव यू बोलना तो बहुत दूर की बात थी। हमारे बीच सबसे ज्यादा बात होमवर्क को लेकर ही होती थी। वो फर्स्ट रो से लास्ट रो तक होमवर्क कलेक्ट करती और पूरी क्लास का होमवर्क मेरी डेस्क पर रख देती। फिर मैं उसे वो होमवर्क टीचर्स के ऑफिस तक ले जाने में मदद करता। उसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म की पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकालकर मेरे हाथ में रख देती और कहती, मैं ये सब नहीं खा सकती, तुम रख लो, और फिर पलटकर चली जाती। उस वक्त बहुत से लड़कों ने सुन रखा था कि उसे चॉकलेट्स पसंद है, तो वो चुपके से उसकी डेस्क में चॉकलेट्स रख देते थे। इसलिए वो हमेशा होमवर्क उठवाने के बाद मुझे थैंक यू बोलने के लिए कुछ चॉकलेट्स दे देती थी। स्कूल का टाइम हमेशा बहुत खूबसूरत और छोटा होता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के दिन सब लोग अपनी जवानी की यादें संजोने के लिए पागलों की तरह फोटोज क्लिक कर रहे थे। हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे से एक के बाद एक प्रपोजल्स की आवाजें आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सू वॉन्ग चिंग को आई लव यू बोल सकूं। यहां तक कि मेरे अंदर उसके साथ एक फोटो खिंचवाने की भी हिम्मत नहीं थी। हमारी इकलौती फोटो हमारी ग्रेजुएशन फोटो है। मुझे इस बात की खुशी थी कि उस फोटो में वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और प्यारी सी मुस्कुरा रही थी। स्कूल के आखिरी दिन सू वॉन्ग चिंग मेरे पास आई और बोली, हे लियान, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। हमने एक दूसरे के नंबर्स सेव किए। जब उसने देखा कि मैंने उसका नाम सू वॉन्ग चिंग सेव किया है, तो उसने मजाक में उसे बदलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत सू वॉन्ग चिंग कर दिया और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी भौहें उठाकर मुझे चिढ़ाया और कहा, जब तुम मुस्कुराते हो तो काफी हैंडसम लगते हो। मैं फिर से शर्म से लाल हो गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लीनियन, एक्सिटी में एक सिंगिंग रियलिटी शो हो रहा है, मैंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे ट्रेन टिकट के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने तुरंत अपने लाल चेहरे के साथ अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाल लिए। टोटल 520 रुपए थे। ये नंबर तो बहुत अच्छा है। उसने वो नोट्स अपने हाथ में हिलाते हुए कहा, जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो तुम्हें 5.2 मिलियन वापस करूंगी। मैं फिर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है। वो धूप में खड़ी होकर मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। उसकी मुस्कान बहुत ही खिलखिलाती हुई थी। लीनियन, तुम हंसते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हो, आगे से और ज्यादा हंसा करो।
वो रियलिटी शो उस साल गर्मियों में हर गली मोहल्ले में पॉपुलर हो गया। सू वॉन किंग ने इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन बन गई। उन गर्मियों की खिली हुई धूप में वो सच में फेमस हो गई। शो खत्म होने के बाद मुझे सू वॉन किंग का मैसेज आया, क्या तुमने देखा? मैंने उसे रिप्लाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद कई दिनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। उसका आखिरी मैसेज एक सुबह जल्दी आया था, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी लीनियन, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ और बेहतर हो। और मैंने भी उसे रिप्लाई किया कि सू वॉन किंग, मैं भी दुआ करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ और अच्छी हो। उसके बाद से हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया और हम कभी नहीं मिले। हालांकि मैं अक्सर उसे देखा करता था, एंटरटेनमेंट न्यूज़ में, वैरायटी शोज़ में, सिटी सेंटर के मॉल की स्क्रीन्स पर और गली नुक्कड़ से आने वाली उसकी जानी पहचानी आवाज़ में। इन सालों में सू वॉन किंग एक हाई पोटेंशियल स्टॉक की तरह तेजी से ऊपर उठी और स्टेज पर चमकने वाली एक स्टार बन गई। घबराहट में मैंने 6 बजे तक टाइम पास किया, तभी बॉस ने अचानक सबको मीटिंग के लिए बुला लिया। 6:30 बजे सू वॉन किंग ने मैसेज किया, क्या तुम पहुंचने वाले हो? मैंने बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हुए रिप्लाई किया, सॉरी, आज ओवरटाइम करना पड़ रहा है, क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? उसने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। खैर उस दिन मुझे बहुत खराब लग रहा था। मुझे 1.5 घंटे का ओवरटाइम करना पड़ा। निकलने से पहले मैंने खुद को आईने में देखा। 25 साल का ये इंसान अब अपने 18 साल वाले वर्जन से बहुत दूर आ चुका था। 18 साल की उम्र वाली मेरी वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और मेरा डर वक्त और एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे गायब हो गया था। फिर भी जब मैंने सू वॉन किंग को देखा तो मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उस बड़े से रेस्टोरेंट में वो इकलौती कस्टमर थी। हालांकि मैंने उसे अक्सर फोन और टीवी पर देखा था, लेकिन इतने सालों बाद उसे साक्षात अपने सामने खड़े देखना एक जाना पहचाना लेकिन फिर भी एकदम अनजान सा एहसास था। हाय सू वॉन किंग, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे हेलो कहा। मुझे देखकर उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम काफी बदल गए हो। मैं फिर से बिना वजह नर्वस हो गया। तुम भी अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने धीरे से जवाब दिया, मेरे साथ इस तरह अकेले खाने पर आए हो, तुम्हारी वाइफ को पता चला तो वो गुस्सा तो नहीं करेगी ना? उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान थी। उसने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, मेरी कोई वाइफ नहीं है। मैंने ऑकवर्ड होकर जवाब दिया, क्या तुमने इन सालों में किसी को डेट नहीं किया? उसकी नज़रों में एक मजाकिया सवाल था। नहीं, उस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैं कोई 3rd ग्रेड प्रोडक्ट हूँ। काम में बहुत बिजी था, इसलिए डेट करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने खुद को बचाते हुए एक बहाना बनाया, क्या इत्तेफाक है, मैं भी। वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी और बोली, कुछ भी खा लेते हैं, तो चलो यहाँ की स्टेक ट्राई करते हैं। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था, खासकर उस खाली रेस्टोरेंट में जहाँ सिर्फ हम दोनों थे। थोड़ी देर में वेटर मेरे सामने स्टेक ले आया और सू वॉन किंग के सामने सिर्फ एक वेजिटेबल सैलेड था। तुम नहीं खाओगी? मैंने हैरानी से पूछा। डिनर में हैवी नहीं खा सकती, कैमरे के सामने वजन 10 किलो ज्यादा लगता है। उसने थोड़ी उदासी से एक्सप्लेन किया, वैसे तुम पहले ही बहुत पतली हो, ज्यादा पतला होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन सू वॉन किंग ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ क्या? मैं एक पल के लिए शांत हो गया। नहीं, एकदम परफेक्ट। कैमरा में सू वॉन किंग की बॉडी एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन असलियत में वो थोड़ी ज्यादा पतली थी। तभी लोग कहते हैं कि कैमरा में पतले दिखने वाले स्टार्स असलियत में लकड़ी की तरह होते हैं। और वैसे भी लीनियान, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। सू वॉन किंग ने अपनी बात जोड़ी और इसकी वजह से मुझे फिर से समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मेरा मतलब था कि डाइटिंग करना हेल्थ के लिए खराब है। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया। उसने भौएं उठाते हुए मेरी तरफ देखा, तो मुझे एक पीस स्टेक का काट कर दो। मेरा नाइफ और फॉर्क हवा में ही रुक गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। मैंने जादू के असर में एक पीस काटा और उसे दे दिया, और उसने सच में मेरे फॉर्क से वो स्टेक का पीस खा लिया। उसने अपने लिए एक अलग ऑर्डर क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं कि वो थोड़े से पैसे बचाना चाहती थी, या फिर मुझे वो पैसे ट्रांसफर करने के बाद वो गरीब हो गई थी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या स्टार्स बहुत अमीर नहीं होते? मैंने सुना है कि उनकी एक कार ही करोड़ों की होती है। मैंने अपने दिमाग में चल रहे इन सारे सवालों को रोका और सू वॉन किंग से मेन टॉपिक पर बात की। सू वॉन किंग, मैं वो पैसे नहीं ले सकता। वो आराम से अपने सामने रखे हरे सैलेड को फॉर्क से खा रही थी। वो पैसे तुम्हें वापस करने के लिए ही थे। क्या हमने पहले ही इस बारे में बात नहीं कर ली थी? वो तो बस एक मजाक था, मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने इसे सीरियसली लिया था। ये तुम्हारा हक है, तुम मेरे सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर हो, लेकिन मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि सू वॉन किंग इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। तुम आजकल क्या काम करते हो? ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं उसके अचानक टॉपिक चेंज करने पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरा दिमाग कहीं और ही था और पता नहीं कैसे मैंने बेवकूफी में पूछ लिया, और तुम? वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैं एक सिंगर हूँ। वहां अचानक से सन्नाटा छा गया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और फिर पूछा, क्या तुम्हें 5 इंश्योरेंसेज एंड 1 हाउसिंग फंड नहीं मिलता? वो अपनी हंसी रोकते हुए मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने सीरियसली कहा, मुझे कोई इंश्योरेंस या फंड नहीं मिलता, वीकेंड्स की छुट्टी नहीं मिलती और कोई ओवरटाइम पे भी नहीं मिलता। हा, तो तुम स्टार्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं है? फिर से वहां एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे सच में पता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को कैसे खत्म करना है। सच कहूं तो मैं तुम्हारा फैन हूं। मैंने उस ऑकवर्ड माहौल को ठीक करने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर तुम कभी मेरे कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आए? तुम्हारे टिकट्स बहुत महंगे होते हैं। महंगे होने के साथ साथ उन्हें खरीदना भी बहुत मुश्किल है। अपने अगले कॉन्सर्ट में मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। सू वॉन कुलू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो मुझे ही देखे जा रही थी। तो क्या तुम मुझे अपना एक ऑटोग्राफ दे सकती हो? मुझे अचानक अपने दोस्त का दिया हुआ टास्क याद आ गया और मैंने एक फोटो और मार्कर निकाल लिया। हाँ बिल्कुल। सू वॉन किंग ने फोटो ली और अपने स्टाइल में अपना नाम साइन कर दिया। क्या तुम इसमें एक लाइन और लिख सकती हो? हाँ बिल्कुल।
क्या लिखना है? सू वान क्विंग ने कैजुअली हंसते हुए पूछा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लिखना कि हस्बैंड जियांग चैंग, तुम और भी हैंडसम हो रहे हो। सू वान क्विंग की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसका चेहरा उतर गया। ये जियांग चैंग कौन है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, मैं ये नहीं लिख सकती। क्या तुम फैंस हमेशा अपने आइडल्स को वाइफ कहकर बुलाते हो? सू वान क्विंग ने अपनी भौएं उठाई। उसकी आंखों में एक मजाक था। हाँ, मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, लेकिन तुम गलत मत समझना, मैं ऐसा नहीं बुलाता। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं तो बस एक सच्चा एडमायरर हूँ। उसने धीरे से कुछ बार हंसा और मैं मारे शर्म के जमीन में गड़ना चाहता था। तो तुम्हें कौन सा स्टार पसंद है? उसने फिर सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे जियांग रुक्शुए पसंद है। क्या तुम मुझे उसका ऑटोग्राफ दिला सकती हो? जियांग रुक्शुए इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रही यंग स्टार है। वो बहुत स्वीट और ब्यूटीफुल है। मैंने उसके बहुत सारे शोज देखे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो और सू वांगचिंग बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। बहुत से नेटिजन्स उन दोनों का सीपी भी शिप करते हैं। हाँ ठीक है, क्या लिखना है? सू वांगचिंग ने बहुत ही नॉर्मल टोन में अपनी भौहें उठाते हुए मेरी तरफ देखा। लिखवाना कि हस्बैंड लिनियान, तुम और भी हैंडसम हो रहे हो। मैंने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या ये हो सकता है? सू वांगचिंग का चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो? मैंने डरते हुए पूछा। अब हमारी उतनी नहीं बनती, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा कब हुआ? मैंने अभी 2 दिन पहले ही तुम्हारा शो देखा था, तुम दोनों काफी क्लोज लग रही थी। मेरे अंदर का वो गॉसिप करने वाला कीड़ा अचानक से जाग उठा। उसने जवाब दिया, बस अभी कुछ देर पहले ही। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये फेक दोस्ती। लिनियान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी फैन हो? तो फिर ये जियांग रुक्शुए बीच में कहां से आ गई? मुझे नहीं पता था कि तुम एक प्लेबॉय हो। क्या इसे प्लेबॉय कहते हैं? मैं दिन में 3 घंटे शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता हूं और 80 अलग अलग लड़कियों से प्यार कर बैठता हूं। कुल मिलाकर उस दिन की मीटिंग सच में बहुत ही ऑकवर्ड थी। इतनी ऑकवर्ड कि मैं बता नहीं सकता। फिर भी सू वांगचिंग ने मुझसे कहा, लिनियान, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने फिर से पुरानी बात छेड़ दी। सू वांगचिंग, माना कि मैंने तुम्हें उस समय पैसे उधार दिए थे, लेकिन तुम्हें मुझे इतने पैसे वापस करने की सच में कोई जरूरत नहीं है। आज का डिनर भी काफी महंगा था, तो बस ये समझ लो कि तुमने मेरा उधार चुका दिया है। तुम मुझे अपने अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं तुम्हें वो पैसे वापस ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरे अकाउंट में आजकल कुछ इशू चल रहा है, तो वो पैसे अभी तुम अपने पास ही रखो। सू वांगचिंग ने मुझे बहुत शांति से जवाब दिया। मैंने कैलकुलेट किया, उन पैसों का एक दिन का इंटरेस्ट मेरी एक दिन की सैलरी से भी ज्यादा था। सच में लाइफ कितनी अनफेयर है। ये पैसे बहुत ज्यादा है, इन्हें सेव करने पर एक दिन का इंटरेस्ट ही बहुत हो जाएगा। तो क्या मैं इन्हें तुम्हारे लिए एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दूं? सू वांगचिंग ने फिर अपना फोन निकाला और मेरी तरफ हिलाया। क्या हम वीचैट पर ऐड नहीं हो सकते? क्या सच में? मैं पहली बार किसी स्टार को वीचैट पर ऐड कर रहा हूँ। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई, और वो भी तब जब स्टार खुद तुमसे तुम्हारा वीचैट मांग रही हो। उस दिन मैंने सू वांगचिंग को वीचैट पर ऐड कर लिया। ये किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो जीरो की वो लंबी लाइन बिल्कुल असली थी। मैंने उस भारी रकम को एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया और बदले में मुझे 2 बॉटल सोयाबीन ऑयल गिफ्ट में मिला। अगले दिन ऑफिस में टाइम पास करते वक्त मुझे अचानक सू वांगचिंग का वीचैट मैसेज आया। लिनियान, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम कुछ फोटोज एडिट कर दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और फिर मुझे उसकी फोटो शूट की एक पूरी सीरीज मिल गई। जब मैंने ऑफिस में छुपकर उन फोटोज को ओपन किया तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने फोटोज में सू वांगचिंग को देखा। उसका सिर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था और चेहरा साइड एंगल में था। उसकी नजरों में एक अजीब सी ठंडक और एक अलग ही जादू था। सू वांगचिंग को लेकर मेरी इमेज अभी भी 18 साल की एक चीयरफुल लड़की वाली ही थी। चेहरा आज भी वही था, लेकिन उसका ऑरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। नहीं, इस खूबसूरती से मेरा दिमाग भटकेगा। मैंने दांत पीसते हुए जल्दी से उन्हें क्लोज कर दिया। कैसा लगा? सू वांगचिंग ने एक और मैसेज भेजा। बहुत अच्छी हैं। मैंने अपने लाल चेहरे को थपथपाया और रिप्लाई किया, मैंने तुम्हारे पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए हैं। जब भी तुम पैसे रिसीव कर सको मुझे बता देना, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने चलते चलते उस बड़ी रकम का जिक्र भी कर दिया। उसने रिप्लाई किया, पैसे जमा करने पर तुम्हें 2 बॉटल सोयाबीन ऑयल मिले हैं ना? क्या तुम्हें वो चाहिए? अगर चाहिए तो क्या तुम उसे मेरे यहाँ ड्रॉप कर दोगे? मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। वो इतनी बड़ी स्टार है और उसे उन 2 तेल की बॉटल्स की क्या जरूरत होगी? और उसके बाद मैं उन 2 सोयाबीन ऑयल की बॉटल्स को उठाते उठाते शहर के सबसे महंगे रेजिडेंशियल एरिया में होम डिलीवरी करने जा रहा था। क्या ही बताऊं, बाहर शायद पेपराजी तस्वीरें ले रहे होंगे। माफ करना तुम्हें तकलीफ हुई। लिनियान, उसने मेरे हाथ से ऑयल की बॉटल्स लीं और मुझे आराम से बैठने के लिए कहा। मैंने सू वांगचिंग के घर को चारों तरफ से देखा। उसका घर टीवी में दिखने वाले बाकी स्टार्स के घर जितना बड़ा नहीं था। डेकोरेशन भी बहुत सिंपल और साफ सुथरा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट जगह पर रखा हुआ था। वहां घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शोरूम हो। अजीब लग रहा है ना? उसने मेरी आंखों की क्यूरियोसिटी पढ़ते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि तुम स्टार्स 4-5 हजार स्क्वायर फीट के बड़े से पेंट हाउस में रहते होगे। मैंने एक्सप्लेन किया, एक अकेले इंसान के लिए इतने बड़े घर का क्या काम? वो बहुत खाली खाली लगेगा। बाद में जब शादी हो जाएगी तब एक बड़ा घर लेने का सोचूंगी। तुम्हारा ये घर भी तो छोटा नहीं है, 3 BHK है। शादी के बाद के लिए भी काफी है। ये बोलते ही मुझे पछतावा हुआ। वो अब एक स्टार है, मैं उसे आम लोगों के स्टैंडर्ड से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैंने अपनी शर्मिंदगी को छुपाया, उसकी तरफ हाथ हिलाया और कहा, चलो मैंने सामान डिलीवर कर दिया है, अब मैं
मैं चलता हूँ, बाय। सू वानचिंग दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और अपना सिर मेरी तरफ हल्का सा उठाते हुए कहा, जब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। वाह, जब आ ही गए हो तो खाकर ही जाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू वानचिंग को खाना बनाना भी आता होगा। उसने घर के कुछ नॉर्मल से डिशेस बहुत आसानी से बना ली और थोड़ी ही देर में सारा खाना टेबल पर लग गया। इसमें अजीब क्या है, जब आप अकेले रहते हो तो आपको खुद का ख्याल रखना पड़ता है, उसने थोड़ी उदासी के साथ कहा। क्या तुम स्टार्स के पास पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं होते? मुझे कोई डिस्टर्ब करे ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, शायद मुझे सच में बात करना नहीं आता, या फिर हम दोनों के बीच स्टेटस का फर्क इतना ज्यादा है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं है। हमारी हर बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। शुक्र है तभी मेरी माँ के कॉल ने मुझे बचा लिया। लीनियान, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की एक टीचर है, बहुत अच्छी और समझदार है। अगले संडे जाकर उससे मिल लेना। मेरी माँ की तेज आवाज फोन से गूंज रही। माँ, मैं अभी बिजी हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैंने फोन पर हाथ रखते हुए धीरे से जवाब दिया। तो फिर अगले संडे जरूर जाना, वो तुम्हारी कंपनी के पास वाले गार्डन रेस्टोरेंट में ही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैंने घबराकर कॉल कट कर दिया और एक ऑकवर्ड सी मुस्कान के साथ एक्सप्लेन किया। वो मेरी माँ का कॉल था, वो मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रही हैं। सू वानचिंग ने अपनी पलकें झुकाकर मेरी प्लेट में एक रिब का पीस रखा। वो थोड़ी सी उठी और उसने मुझे एक सूप का बोलगी दिया। लीनियान, अपनी पार्टनर के लिए तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है? कुछ खास नहीं, बस इंसान अच्छी होनी चाहिए। मैंने चुपचाप वो सूप पिया और उसका टेस्ट सच में बहुत कमाल का था। तो फिर मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? सू वानचिंग ने आराम से थोड़ा सा खाना खाते हुए बहुत ही धीरे से पूछा। मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और कैजुअली कह दिया, तुम बहुत अच्छी हो। फिर उसने बहुत ही कैजुअली एक और सवाल पूछा, तो फिर क्या हम दोनों ट्राई करें? जब मुझे समझ आया कि उसने क्या कहा है तो सूप मेरे गले में अटक गया और मैं चौंक कर खांसने लगा। सू वानचिंग मुझे सीधे देख रही थी, उसके होठों पर एक मुस्कान थी और उसने सीरियसली कहा, लीनियन, क्या हम दोनों डेट करें? मैं एक पल के लिए सुन रह गया। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था और मेरे एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए थे। कुछ सेकंड्स बाद मैंने एक गहरी सांस ली। सू वानचिंग, मजाक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? सू वानचिंग अभी भी मुझे सीधे देख रही थी, उसकी आंखें एकदम सीरियस थीं। इससे ज्यादा सीरियस वो नहीं हो सकती थी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। क्यों? क्या तुम मार्स से आए हो? तुमने ही तो कहा था कि बस इंसान अच्छी होनी चाहिए। तो मुझ में क्या खराबी है? उसने पलट कर पूछा। मेरा दिमाग एकदम उलझ गया था, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा, तुम बहुत अमीर हो और बहुत खूबसूरत भी। क्या अमीर और खूबसूरत होना मेरी गलती है? क्या ये भी कोई खराबी है? उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जैसे वो स्पीचलेस हो। मैं उससे भी ज्यादा स्पीचलेस था। मैं बचपन से सिंगल रहा हूँ, मैंने ऐसा सीन कभी फेस ही नहीं किया था। काफी देर खुद को संभालने के बाद मैंने हकलाते हुए पूछा, मैं ही क्यों? तुम्हारे आसपास तो लड़कों की कमी नहीं होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं और वैसे भी इन सालों में तुम्हारे साथ सीपी बनाने वाले और रूमर्स वाले लड़कों की गिनती कम से कम 8-10 तो होगी ही। उसने एक प्रॉन छीला और मेरे बोल में डाल दिया। क्योंकि तुम अपना सब कुछ मुझे दे सकते हो। ये पैसे खर्च करने वाला आंसर मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। 7 साल पहले तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए थे और 7 साल बाद तुमने फिर से अपने सारे पैसे मुझे दे दिए। मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन जो मेरे लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दे वो पक्का सच्चा प्यार है। सू वानचिंग ने बहुत ही सीरियसली ये बात कही, लेकिन उसकी बात में कोई गलती भी नहीं थी। 7 साल पहले सच में मेरा उस पर सीक्रेट क्रश था, लेकिन जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ती गई और मुझसे दूर होती गई, उसे पसंद करने वाले लोग भी बढ़ते गए और मेरा वो प्यार धीरे धीरे गायब हो गया। जहां तक उसे पैसे देने की बात है तो वो बस उसे हेल्प करने की अनकॉन्शियस फीलिंग थी। सू वानचिंग, हम बस नॉर्मल क्लासमेट्स हैं। मैंने सच में इतना कुछ नहीं सोचा था और वैसे भी हम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते। मैंने दबी हुई आवाज में धीरे से एक्सप्लेन किया। इतने अच्छे से नहीं जानते? लीनियान, तुम कुछ ज्यादा ही हार्टलेस नहीं हो रहे? सू वानचिंग अचानक खड़ी हुई और मेरे करीब आ गई। उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी थी। तुमने मेरे लिए एक स्कार भी खाया है और फिर भी तुम कहते हो कि हम अच्छे से नहीं जानते? उसने मेरी आईब्रो के पास वाले स्कार की तरफ इशारा किया। मैं अचानक घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। वो स्कूल के दिनों में हुई एक लड़ाई की याद थी। वो पहली बार था जब मेरा किसी से झगड़ा हुआ था और वो भी बहुत सीरियस वाला। उस साल हॉस्टल में क्लास के एक लड़के के साथ मेरी बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। उस लड़के की पसलियां टूट गई थीं और मेरी आईब्रो के पास 3 टांके आए थे। असल में हुआ ये था कि वो हॉस्टल में उस तरह की खराब मूवीज देख रहा था और दूसरों से कह रहा था कि उस मूवी की लड़की सू वानचिंग जैसी दिखती है। उसने और भी बहुत सी गंदी बातें कही थी, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। ये बात जितनी फैलती सू वानचिंग के लिए उतना ही खराब था। टीचर्स ने इस बात को दबा दिया था। पता नहीं उसे ये कैसे पता चला। सू वानचिंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें नीची करके मेरी तरफ देखा और कहा, समझ गई। मैं चुप रहा। उसने अपनी आंखें ऊपर की, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए सोच रही हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। और वो पनिशमेंट वाला इंसिडेंट? मैं एक बेवकूफ की तरह रो रही थी। और तब मेरे साथ कौन था?
मुझे पनिशमेंट वाली बात एकदम साफ साफ याद थी, क्योंकि वो उन कुछ मौकों में से एक था जब मैं सू वैन के साथ अकेले था। उस साल हमारी मैथ्स टीचर का मेनोपॉज चल रहा था और उनका गुस्सा बहुत खराब था। उनकी क्लास में कोई भी मस्ती करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक बार जब वो टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली थी तो सू वैंगचिंग अपना पेपर घर भूल गई। टीचर ने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है और उसे पनिशमेंट देकर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। टीचर ने स्टेज से बहुत गुस्से में कहा, जो भी पेपर नहीं लाया है वो बाहर जाकर खड़ा हो जाए। और फिर मैं भी मजे से बाहर चला गया। वो पहली बार पनिशमेंट पाकर क्लास के बाहर खड़ी चुपचाप रो रही थी। मैंने कहा, हे, क्या सच में रोने की जरूरत है? मैंने उसे चढ़ाया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, इसलिए वो रोती रही। मैं बस उसके पास खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी पॉकेट में कुछ चॉकलेट्स डाल दी और कहा, ये लो, कैंडी खाओ। आज भी ये सोचकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती। उसने आगे कहा, और फिर गेस करो मुझे क्या पता चला? मैंने तुम्हारी डेस्क में तुम्हारा पेपर देखा था। सू वैंगचिंग के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान थी। उसके होठों पर एक अजीब सी चमक थी। लीनियान, उस दिन तुम पेपर लाए थे। मैं एक पल के लिए हैरान और घबरा गया। तो क्या हम सच में एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते? उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा। मैं एक पल के लिए उसमें खो गया। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं, और वैसे भी हम दोनों सिंगल हैं, तो क्यों ना हम बस डेट कर ले? मेरे चेहरे की वो लाली वहीं रुक गई। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एकदम ब्लैंक होकर सोचता रहा। फिर मैंने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, डेट करते हैं, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने वैसे भी कभी किसी स्टार को डेट नहीं किया है। सू वैंगचिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने हंसते हुए मेरे सिर पर हल्का सा मारा। तुम सच में बेवकूफ हो। ये बहुत अजीब था। मैं 2 सोयाबीन ऑयल की बॉटल्स लेकर आया था और बदले में मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। जब तक मैं सू वैंगचिंग का हाथ पकड़कर नीचे नहीं आया और उसने मुझे कार से घर ड्रॉप नहीं किया, मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। घर पहुंचकर मैं बेड पर लेट गया, लेकिन करवटें बदलता रहा। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड सू जियांगचिंग को एक वीचैट मैसेज किया, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, और मेरी एक वाइफ भी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी वाइफ्स हैं, खासकर तुम्हारी हाई स्कूल क्लासमेट सू वैंगचिंग। वो तो मेरी फर्स्ट वाइफ है। रुको, कहीं सच में तुमने मेरे पीठ पीछे कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? लीनियान, कौन है वो? मैंने रिप्लाई किया, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ। क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में आ गए हो? मैंने रिप्लाई किया, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ, हम साथ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं। उसने कहा, इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है? वो सू वैंगचिंग है मेरे भाई। उसकी किसिंग स्किल्स कैसी हैं? उसका फिगर कैसा है? मैंने रिप्लाई किया, बात अभी वहां तक नहीं पहुंची है। उसने कहा, तो फिर जल्दी करो, जाओ और उसे इंप्रेस करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने भाई को मेरी गॉडेस के साथ डेट करते हुए देखूंगा। मेरे दोस्त का दिमाग शायद खराब हो गया था। उसने हर दिन मुझे एक ही मैसेज भेजना शुरू कर दिया, क्या आज लीनियान ने सू वैंगचिंग को अपना बना लिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा था। बात बस इतनी थी कि मुझे कोई चांस ही नहीं मिल रहा था। अगले ही दिन सू वैंगचिंग एक प्रोग्राम की शूटिंग के लिए शहर से बाहर चली गई। रिलेशन में आने के तुरंत बाद ही हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता था। कभी कभी मेरे वीचैट मैसेजेस का रिप्लाई बहुत देर से आता था। जब उसे ब्रेक मिलता तो वो मुझे कॉल करती और कुछ रोमांटिक बातें करती, जिससे मैं इतना शर्मा जाता था कि हकलाने लगता था। कभी कभी मुझे उसके ऑर्डर किए हुए खाने के पार्सल और कोरियर मिलते थे, जो काफी महंगे होते थे। अगर मैं उन्हें मना करता तो वो नाराज हो जाती थी। मैं अपना फोन हाथ में लिए सोचता था कि ये सब कितना अनरियल लग रहा है। क्या रिलेशनशिप में होना ऐसा ही होता है? मैं फोन पर सू वैंगचिंग से रिलेटेड न्यूज सर्च कर रहा था। तभी एक ट्रेंडिंग न्यूज सामने आई, जिसका टाइटल था, सू वैंगचिंग और लिन बेई का छुपाया ना छुपने वाला प्यार। उसके साथ नए प्रोग्राम के शूट की एक लीक्ड फोटो भी थी। लिन बेई कुछ बोल रहा था और सू वैंगचिंग अपना सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कमेंट सेक्शन में सब कह रहे थे कि सू वैंगचिंग की आंखों में लिन बेई के लिए बहुत प्यार दिख रहा है। लिन बेई एक नया पॉपुलर स्टार था और बहुत से नेटिजन्स उन दोनों का सीपी शिप कर रहे थे। वो फोटो मुझे बहुत चुभ रही थी। मैंने वीचैट ओपन किया और सू वैंगचिंग को मैसेज किया, तुम कब वापस आ रही हो? बहुत देर तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब इंसान बहुत इनसिक्योर फील करता है तो वो बहुत सी फालतू बातें सोचने लगता है। मैं उसके एक एक सोशल मीडिया अपडेट को ऐसे पढ़ने लगा जैसे कोई एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहा हूं। मेरा दिमाग अजीबो गरीब ख्यालों से भर गया था कि क्या वो अभी किसी हैंडसम स्टार के साथ फ्लर्ट कर रही होगी। उस दिन उसने इतनी अजीब अजीब बातें कही थी कि किसी का भी दिमाग भटक जाए। मैं सोचने लगा कि शायद स्कूल टाइम में वो सच में मुझे पसंद करती थी, लेकिन फिर मुझे रियलिटी का एहसास हुआ। अगर वो मुझे पसंद करती भी थी तो क्या? 18 साल की उम्र में मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था। वो मुझे क्यों याद रखेगी? और सबसे बड़ी बात, वो सू वैंगचिंग है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के शब्दों में कहूं तो वो करोड़ों लड़कों का सपना है। उसने दुनिया की इतनी खूबसूरती देखी है, तो वो मुझे क्यों याद रखेगी? शायद उस दिन वो बस मजे ले रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी, या शायद उसे कुछ नया लगा और वो ट्राई करना चाहती थी। अगर मैं ये सोचूं कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा तो मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं होगा। इंसान का दिमाग भी अजीब होता है। एक बार ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाए तो बस सोचता ही चला जाता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फोटो निकाली। उसमें 18 साल की सू वैंगचिंग मेरे ठीक पीछे खड़ी हल्की सी मुस्कुरा रही थी।
मुझे याद आया कि जब भी हम मिलते थे तो मैं अनकॉन्शियसली अपना सिर नीचे कर लेता था। शायद जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली इनसिक्योर फील करने लगते हैं। पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने एक स्टेटस पोस्ट किया। तो आखिर में कहानी ये है कि हमारे पास एक साथ खिंचवाई हुई कोई सिंगल फोटो भी नहीं है। जिस इंसान ने मेरी पूरी जवानी को बांध कर रखा, उसने कभी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद जब मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने तुरंत वो स्टेटस डिलीट कर दिया। थोड़ा इमोशनल होकर ओवरथिंक करने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। फोन ओपन करके अपने बेस्ट फ्रेंड के शेयर किए हुए कुछ अच्छे वीडियोस देखने के बाद मेरा मूड अचानक से ठीक हो गया। लीन यान, शाम 6 बजे गार्डन रेस्टोरेंट पहुंच जाना। याद से जाना, मिस वू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ ने अचानक मुझे वीचैट मैसेज करके उस ब्लाइंड डेट की याद दिला दी। मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। माँ, मैं नहीं जाना चाहता। मैच मेकर ने बताया है कि लड़की एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 27 साल की है, हाइट 1.67 मीटर्स है, बहुत अच्छी और समझदार है। उसके कंडीशंस बहुत अच्छे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चुपचाप तैयार होकर चले जाओ। मैंने दांत पीसते हुए सोचा, ठीक है, मैं जाऊंगा। अगर वो दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट कर सकती है तो क्या मैं किसी और लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर नहीं कर सकता? लेकिन रियलिटी ने साबित कर दिया कि मैच मेकर की बातें सिर्फ मीठी मीठी बातें होती हैं। मैं इस मिस वू के बारे में क्या कहूं? अगर वो उछलेगी तब जाकर शायद उसकी हाइट 1.67 मीटर्स होगी। 27 साल की उम्र में उसके सिर पर मेरी माँ से भी कम बाल थे। वो सच में बहुत हैवी और स्टेडी लग रही थी। उसका वजन कम से कम 100 किलो तो होगा ही। इस मैडम ने खास तौर पर एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और वो चेयर पर बैठकर मिशलिन टायर के मैस्कॉट जैसी लग रही थी। सबसे ऑकवर्ड बात यह थी कि उसने एक डिस्काउंट कूपन खरीदा था, लेकिन वो कूपन हॉलिडेज पर वैलिड नहीं था। इस बात पर वो रेस्टोरेंट के स्टाफ से लड़ने लगी। मिस वू, रहने दीजिए ना। मैंने हिम्मत करके उसे शांत करने की कोशिश की। मैं वैसे तो बहुत रीजनेबल इंसान हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ये रूल तोड़ रही हूं। मिस्टर ली, मुझे आप काफी अच्छे लगे। आप फोटो से ज्यादा असलियत में हैंडसम है। हालांकि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों डेट करके देख सकते हैं। अगर सब ठीक रहा तो शादी कर लेंगे। इस दुनिया में सच में बहुत अजीब लोग हैं। मैंने अपना आधा बिल टेबल पर छोड़ा और कहा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं, और पलटकर वहां से निकल गया। वो मैडम तो मेरे पीछे पीछे ही आ गई, जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होने लगी। लीन यान, अचानक एक साफ आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो सू वॉन किंग एक प्योर ब्लैक स्पोर्ट्स कार के पास खड़ी थी। उसने एक बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसकी आवाज में थोड़ी सी बेचैनी थी। एक पल के लिए मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शुरुआत तो उसने की थी ना, तो फिर मैं क्यों डरूं। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। उसने सिर झुकाकर अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने होंठ दबाए और धीरे से जवाब दिया, ब्लाइंड डेट। अचानक वो ठंडी हंसी हंसी और उसने मेरा कान पकड़ लिया। लीन यान, तुम मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर रहे हो, उसने धीरे से कहा और अचानक अपने पंजों पर खड़ी होकर मुझे किस कर लिया। मैं एक ही वक्त में घबराया हुआ भी था और डरा हुआ भी। उसने मास्क नहीं पहना था। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा? मैंने उसे धीरे से पीछे किया और कहा, रुको, यहाँ लोग हैं। मेरे बगल में खड़ी मेरी ब्लाइंड डेट वाली मैडम तो सदमे में थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो किसी स्टार जैसी दिखती है, तो फिर तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं अपने लाल चेहरे के साथ सू वॉन किंग को कार में ले गया। अभी जो हुआ था उससे मेरी जान ही निकल गई थी। सू वॉन किंग गुस्से में मेरे साथ कार में बैठी थी। उसकी आंखों का गुस्सा अभी भी मेरे चेहरे पर ही टिका हुआ था। क्या वो मुझसे बेहतर है? मैं दुखी भी था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सोचते हुए बस इतना कहा, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। सू वॉन किंग मेरी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस हो गई और फिर ताना मारते हुए बोली, वो देखने में तुम्हारी माँ जैसी लगती। बड़ी उम्र की औरतें ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैंने भी हार नहीं मानी और उसे जवाब दिया, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? उसके बाद उसने कार स्टार्ट की। इंजन जोर से आवाज करने लगा। मैं थोड़ा घबरा गया। तुम क्या कर रही हो? कोई अच्छी सी जगह चलते हैं जहां मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। उसकी आवाज में ठंडक थी। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम फिर भी ब्लाइंड डेट पर आए हो। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। तुमने ही तो पहले दूसरों के साथ फ्लर्ट किया था। मैंने वो गॉसिप न्यूज खोलकर उसके सामने कर दी। उसे देखकर वो जोर से हंस पड़ी और सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुम जेलस हो रहे हो? वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मीठी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है लीन यान, आगे से अगर कोई भी सवाल हो तो सीधा मुझसे पूछना, खुद से कुछ भी ओवरथिंक मत करना। फिर उसने अपना फोन अनलॉक किया और एक वीडियो निकाला। ये उनके प्रोग्राम के बिहाइंड द सीन्स का वीडियो था। मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं खाने को देख रही थी। असल में लिन बेई के पास कुछ स्टाफ मेंबर्स खाना बना रहे थे। उस वक्त हम कई घंटों से रिकॉर्ड कर रहे थे और हम सब भूख से मर रहे थे। मैं लिन बेई को प्यार से नहीं देख रही थी, मैं उस खाने को देखकर ललचा रही थी। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। मैं लिन बेई को पर्सनली नहीं जानती। ये सब बस पॉपुलैरिटी और हाइप के लिए किया जाता है, और इससे पहले वाले लोग भी। सच कहूं तो इस इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे 7 साल पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। उस वक्त चैंपियन बनने के बाद मैंने बिना सोचे समझे एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। मुझे कुछ पता नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं 7 साल तक डेट नहीं कर सकती। मुझे अपने सिंगल इमेज मेंटेन करनी थी, इसलिए उस वक्त मैंने खुद से तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया। और तुम तो महान हो, तुमने भी पलटकर मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। सू वांगचिंग बहुत ही आराम से मुझे एक्सप्लेन कर रही थी और साथ ही मुझे चिढ़ाना भी नहीं भूली। मैं शर्म से अपना सिर झुका लिया और वो धीरे से हंसते हुए मेरे गले लग गई। चलो बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में और क्या सवाल है? तुमने उस समय मेरा निकनेम ए बेवकूफ क्यों रखा था? उसने बहुत ही लाचारी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार था।
तो मैं तुमसे पूछती हूँ, जब भी मैं तुमसे तुम्हारा होमवर्क मांगने आती थी तो बाकी लोग क्यों चढ़ाते थे? जब भी टीचर हम दोनों का नाम एक साथ लेती थी तो लोग क्यों हंसते थे? मैंने पूछा, क्यों? सो वांगचिंग ने प्यार से मेरा सिर सहलाया, एक गहरी सांस ली और बोली, पूरी दुनिया जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस एक तुम ही थे जिसे नहीं पता था। बेवकूफ। वो मुझे एकटक देख रही थी, उसकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान थी और आखिरकार उसने वो बात कह ही दी जिसे कहने में इतनी देर हो गई। लीनियान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शायद मेरा दिमाग बहुत स्लोली काम करता है। जब मुझे ये बात समझ आई तो मैं रो भी रहा था और हंस भी रहा था। मैंने उसे जवाब दिया, मैं भी। मैं सच में बहुत लकी हूँ। हमारा क्रश म्यूचुअल था। उस दिन सू वांगचिंग मुझे एक अम्यूजमेंट पार्क ले गई। वहां सिर्फ हम दोनों थे। उसने कहा कि वो मेरे साथ वो सब करना चाहती है जो नॉर्मल कपल्स डेट पर करते हैं। रात के समय अम्यूजमेंट पार्क का आसमान फायरवर्क से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में पूरे आसमान के सितारे चमक रहे थे। लीनियान, अगर तुमने उस लव लेटर देने वाली लड़की से ये ना कहा होता कि हाई स्कूल में डेट करना मना है तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें प्रपोज कर देती। और हाँ, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। मुझे पता था कि किसी खास इंसान को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं जानबूझकर वो तुम्हें देती थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं म्यूजिक सीखूं। उन्होंने मुझे पैसे देना बंद कर दिया था। उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर लीनियान मुझे पैसे उधार देगा तो मैं फ्यूचर में पक्का उससे शादी करूंगी। सच कहूं तो शुरुआत के कुछ साल बहुत टायरिंग थे। स्कूल जाना, प्रैक्टिस करना, पॉपुलैरिटी मेंटेन करना और जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसे डेट ना कर पाना। इस इंडस्ट्री में सच और झूठ समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना, लेकिन आखिर में मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। देखो, अगर तुमने उस वक्त मुझे वो 520 रुपए नहीं दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उस दिन उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझे उसकी फीलिंग्स समझ आ गई और मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर और भी श्योर हो गया। उसके बाद से मैंने कभी डरना और ओवरथिंक करना बंद कर दिया। सुवान चीक एक पब्लिक फिगर थी, इसलिए हम नॉर्मल कपल्स की तरह डेट पर नहीं जा सकते थे या पब्लिकली प्यार नहीं दिखा सकते थे। इसलिए हमारे बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को शक हुआ। एक बार जब मैं घर गया तो मैं पूरा दिन अपने फोन से चिपका रहता था। मेरे पापा ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ऐसे दांत निकाल कर क्यों हंस रहे हो? इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम इतने पागल हो गए हो? मैंने बहुत डरते डरते उनसे कहा, मॉम, डैड, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो क्या करती है? क्या उसके पास गवर्नमेंट जॉब है? मेरे पेरेंट्स की सोच बिल्कुल मिडिल क्लास वाली थी। वो गांव में पले बढ़े थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट जॉब ना होना सबसे बड़ा पाप है। नहीं, उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो एक सिंगर है। ये कैसे चलेगा? उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, ये गाना गाकर क्या हासिल होगा? मतलब बहुत से लोग उसके गाने सुनते हैं और उसने कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। हमारे गांव में आर्या भी तो गाती है। वो दिन भर आसपास के गांव में शादी और फ्यूनरल्स पर गाती फिरती है। वो हमेशा एकदम अजीब सी दिखती है। उसे तो कोई लड़का शादी के लिए भी नहीं मिला। क्या वो वैसी ही है? नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। मेरे पागल बेटे, खूबसूरती से पेट नहीं भरता। वो तुम जैसे बेवकूफ को फंसा रही है। गाने बजाने से कोई कितने ही पैसे कमा लेगा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सुवन चेंग को इस तरह रिजेक्ट किया जाएगा। छुट्टियों में मैं घर पर आराम से शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और सुवन चेंग ओवरटाइम करके प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी। इस कंपेयर में मुझे कॉर्पोरेट लाइफ के मजे आ रहे थे। तभी सुवन चेंग की गहरी आवाज फोन से आई, क्या तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज्यादा। तो फिर नीचे आओ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ। मैं अपने नाइट सूट में बिखरे बालों के साथ भागता हुआ नीचे गया। बहुत क्यूट लग रहे हो। उसने वही पिंक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसने वैरायटी शो में पहनी थी। लीनियान, अगर तुमने मुझे मिस किया था तो थोड़ा इनिशिएटिव लो। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ अपने होठों की तरफ इशारा किया। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं उसके करीब गया। मैं बस हल्का सा किस करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और किस को और डीप कर दिया। जब हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे तभी एक तेज चीख से सारा माहौल टूट गया। मैंने मुड़कर देखा। ओ माय गॉड, मेरी माँ यहाँ क्या कर रही हैं? और उससे भी खराब बात यह थी कि मेरे पापा भी मेरी तरफ आ रहे थे। तुम दोनों तुरंत ऊपर आओ, मेरे पापा दांत पीसते हुए चिल्लाए। तो यही है वो सिंगर जिसे तुमने ढूंढा है? मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल था। हम दोनों उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे स्कूल में डेट करते हुए पकड़े गए हों। हेलो अंकल, मेरा नाम सुवान चेंग है। मैं लीनियान के साथ हाई स्कूल में थी। मेरे पापा ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम दिखने में तो काफी अट्रैक्टिव हो। मेरे पापा थोड़ा रुके और फिर बोले, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, ये नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे यहाँ डाउरी बहुत कम मिलती है। मेरे पापा ने अपनी आंखें घुमाई, कुछ सेकंड्स के लिए रुके। उन्होंने अपनी 2 उंगलियां दिखाई। सिर्फ 21,000। उनके चेहरे पर मुझसे पंगा मत लेना वाला एक्सप्रेशन था। अंकल, हम शादी करने के लिए डेट कर रहे हैं। जहां तक डाउरी की बात है, मुझे लीनियान से कोई पैसा नहीं चाहिए। शादी के लिए मुझे जो भी पैसे चाहिए थे वो मैं लीनियान को पहले ही दे चुकी हूँ। सू वान चिंग ने मुस्कुराते हुए बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। क्या दे चुकी हो? मेरे पापा ने गुस्से में भौएं चढ़ाई। 5.2 मिलियन। मेरे पापा ऐसे हंसने लगे जैसे उन्होंने कोई मजाक सुन लिया हो। 5.2 मिलियन? मेरे पास गेम में भी इतने हैप्पी बीन्स नहीं है। डैड, ये सच कह रही है। मैंने डरते डरते बीच में कहा। मैंने अपना फोन निकाला
और इंटरनेट पर सू वान चिंग के वीडियोस ढूंढकर पापा को दिखाए। देखो क्या ये इसके जैसी नहीं दिखती? मेरे पापा को अभी भी शक था। उन्होंने फोन लिया और काफी देर तक ध्यान से देखा, अपना सिर खुजलाया और फिर वो फोन माँ को दे दिया। मेरी माँ ने भी काफी देर तक कंफर्म किया, हाँ ये वही है। बेटे, तुमने एक स्टार को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। बहुत सारे हंगामे और कंफ्यूजन के बाद मेरे पापा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है और तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत खराब है। मेरा बेटा बहुत इनोसेंट है। तुम्हारे साथ रहकर उसे कभी ना कभी नुकसान जरूर होगा। सू वान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बहुत ही कामली और रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लेन किया, अंकल मैं उसे बहुत सालों से पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। ये कोई टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है। हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं। मैंने इन सालों में थोड़े पैसे सेव कर लिए हैं। शादी के बाद मैं उसके साथ मिलकर वो सब करना चाहती हूँ जो उसे पसंद है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे पता है कि आप उससे प्यार करते हैं और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। आखिर में मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अभी भी अंदर ही अंदर डर था कि उनके बेटे का नुकसान होगा। हालांकि सू वान चिंग ने उन्हें बार बार भरोसा दिलाया। जब मैं सू वान चिंग को नीचे छोड़ने जा रहा था तो आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? उसने बहुत नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, और क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं देना चाहते? मैं एक पल के लिए एकदम चुप हो गया, लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो वो अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन पड़ाव पर थी और वो एक स्टार थी। तो क्या इस वक्त शादी करने का मतलब ये होगा कि हम अपनी शादी को दुनिया से छुपाएंगे? आखिरकार मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। उसने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए मेरा सिर सहलाया और कहा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। उसने कहा, ये लो लीनियन, मेरी तरफ से कॉन्सर्ट का टिकट। मैंने ध्यान से देखा, वो सच में कॉन्सर्ट का टिकट था। मुझे पता था कि वो आजकल अपने नए गाने की तैयारी कर रही है और बहुत से लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक बार उससे पूछा भी था कि वो नया गाना किस बारे में है, लेकिन उसने बहुत सीक्रेसी के साथ मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। रिलीज के दिन जब मैंने वेबो का ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, सू वान चिंग की नई एल्बम एंडलेस लॉन्गिंग, उस दिन उसने वेबो पर एक पोस्ट किया था। किसने कहा कि हमारे पास एक साथ खिंचवाई हुई कोई फोटो नहीं है? जब तुम नहीं देख रहे थे तब मैंने पलट कर देखा था। उस पोस्ट के साथ एक फोटो थी जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए पीस साइन बना रही थी और मुस्कुरा रही थी, और फ्रेम में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़के की पीठ दिख रही थी और वो मैं था। उसने लिखा था, लीनियन, तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं जानबूझकर तुमसे टकराने की कोशिश करती थी। मैं फोटो में 18 साल की सू वान चिंग और खुद को देखकर हंसते हंसते रोने लगा। कितनी अच्छी बात है कि मेरे सीक्रेट क्रश का रिप्लाई हमेशा से मेरे पास था। सू वान चिंग का 1 लाख लोगों वाला कॉन्सर्ट शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा था। उस दिन वहां लोगों की बहुत भीड़ थी। चारों तरफ बस चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ मुस्कुराते हुए उसके एक के बाद एक गाने सुन रहा था। उसका आखिरी गाना था एंडलेस लॉन्गिंग। गाना खत्म होने के बाद वो स्टेज पर खड़ी थी और स्पॉटलाइट सीधा उस पर पड़ रही थी। वो सच में चमक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हेलो एवरीवन, मैं सू वान चिंग हूँ। मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। पूरे स्टेडियम में फिर से जोरदार तालियों और खुशी की लहर दौड़ गई। ये गाना मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिखा है। सालों पहले उसने मुझे 520 रुपए उधार दिए थे, जिससे मैं ट्रेन में बैठकर रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर सकी थी, और उसी की बदौलत आज सू वान चिंग आपके सामने है। वो बिना कुछ छुपाए सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेशुमार प्यार और मासूमियत थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 7 साल काम करने के बाद मेरे गाने पसंद करने के लिए आप सबका बहुत थैंक यू। ये मेरा आखिरी कॉन्सर्ट है। मैं आज से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का अनाउंसमेंट करती हूँ। पूरा स्टेडियम सदमे में आ गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सू वान चिंग अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री क्यों छोड़ रही है। उसने मीडिया के सारे इंटरव्यूज मना कर दिए और मुझे सीधा बैकस्टेज से बाहर ले आई। मेरा दिमाग अभी भी उसकी रिटायरमेंट वाली स्पीच में ही अटका हुआ था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुझे कहाँ ले जा रही है। सू वान चिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि मैं अपनी हॉबी को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती, मैं डिनर में भूखी नहीं रहना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे आसपास के लोगों की हर छोटी बात का इशू बने। जब मेरे बॉयफ्रेंड की छुट्टी हो तो मैं ओवरटाइम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम नॉर्मल कपल्स की तरह एक साथ खाना खाने जाएं, डेट पर जाएं, ट्रैवल करें और जो दिल चाहे वो करें। उसने मुझे कुछ और बोलने ही नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगी। आखिरकार हम दोनों हांफते हुए एक जगह आकर रुके। लीनियन, क्या तुम्हें ये जगह याद है? वो मुझे हमारे स्कूल ले आई थी। प्लेग्राउंड के पास वाला वो रास्ता जहां मैं अक्सर उससे टकरा जाता था, और यही वो जगह थी जहां ग्रेजुएशन के दिन उसने जबरदस्ती मेरे फोन में अपना नाम दुनिया की सबसे खूबसूरत सू वान चिंग सेव कर दिया था। ये वही जगह थी जहां जब भी मैं उससे मिलता था मैं अनकॉन्शियसली अपना सिर झुका लेता था, क्योंकि मुझ में उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो रोज सुबह 7:10 पर इस रास्ते से गुजरती थी और मैं रोज सुबह 7 बजे यहाँ आ जाता था, सिर्फ उन कुछ सेकंड्स के लिए जब मैं उसे देख सकूं। मैंने अपना सिर झुकाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं अपने घुटने पर बैठ
बैठ गया। मेरी उंगलियों में एक चमकती हुई डायमंड रिंग थी। 7 साल बीत गए थे। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में वापस आई तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी लड़की को वापस पाकर ही रहूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। सु वैंगचिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और आखिरकार वो रोने लगी। बेवकूफ, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी और खुशी से मुस्कुराने लगा। स्कूल के स्पीकर्स पर उसका गाना एंडलेस लॉन्गिंग बजने लगा। गाने की आखिरी लाइन थी, तुम मेरी जवानी की वो याद हो जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और मैं तुम्हारे सीक्रेट क्रश का वो जवाब हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।